डॉक्टर साहब, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है माउंट आबू में, और आप विभिन्न विषयों पे आपने जो है अपने विचार भी प्रकट करे। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जो हमारे देश के विकास की बात करते हैं, अब आने वाले भाई सेंचुरी हम बनाने जा रहे हैं, 75th ईयर हमारा हो गया है। आपका क्या विचार है कि हमारे इस देश के विकास में एक युवा पीढ़ी क्या भूमिका अदा कर सकती है? भारत में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं और उन युवाओं को कैसे सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन, सही संस्कार अगर दिए जाएं तो युवा देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए और कई ऐसी बातें देश में हो रही है जिनसे युवा कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है। और खास करके मैं ये बात करूंगा क्योंकि भारत ग्रामीणों का देश है और जो गांव के युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो दिशा भटक रहे हैं। तो ऐसे में हम विकास की बात करें, परंतु उनको अगर सही दिशा में ला करके देश के विकास में लगाया जाए तो निश्चित रूप से भारत बहुत ही जल्दी विकास के शीर्ष पर पहुंच सकता है। हम आर्थिक रूप से, हम सामरिक रूप से और हम राजनीतिक रूप से समृद्ध होंगे और हमारी युवा पीढ़ी इस भार को, इस कार्य को बहुत बखूबी निभा सकती डॉक्टर साहब, एक आपने वहाँ पर ये भी ज़िक्र किया सोशल मीडिया के को रेगुलराइज़, और बल्कि ये कहना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन या लीगलाइज़ेशन के बारे में भी आपने ज़िक्र करा। क्या वास्तव में अभी मैं नेपाल में था पिछले 2 महीने, और बल्कि उस दौरान था जबकि बहुत ही सेंसिटिव पूरा नेपाल जल रहा था। तो वहाँ पर भी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चर्चा थी कि भई यंग बच्चों ने मतलब सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से वहाँ तख्ता पलट दिया। जबकि ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि मैं वहाँ पर था, मैंने बहुत कुछ देखा। ख़ैर, आपके क्या विचार हैं कि वास्तव में अगर ऐसा नेपाल में हुआ है, बड़ा डर था उस समय और बड़ी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट आ रही थी कि अब इंडिया की बारी है। बात इंडिया, नेपाल या किसी कंट्री की नहीं है। हम हर जगह सोशल मीडिया का सदुपयोग, और जो आपने बताया कि कुछ रेगुलराइज़ेशन यानी कि कुछ कोई बॉडी हो, वॉचडॉग हो, तो उस विषय पे आपका क्या मानना और कहना है? है। देखिए, आपने नेपाल का जिक्र किया, वास्तव में सोशल मीडिया का असर तो था वहाँ पर वहाँ अंदर की कहानी और भी कुछ है, हम उस पर नहीं जाते हैं। परंतु सोशल मीडिया के कारण से देश का, नेपाल का कितना विनाश हुआ है ये आप सोच सकते हैं। सत्ता पलट हुआ, उसके हम खिलाफ नहीं हैं। अगर सत्ता भ्रष्टाचारी हो गई है तो उसको बदलना ही चाहिए, परंतु जो कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना नेपाल को बहुत समय लगेगा। अब हम जी, आते हैं भारत की बात पर। जी, भारत, मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल मुगलों ने शासन किया, जी, इसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद हम आज़ाद हुए, जी, परंतु भारतीय जो संस्कृति है, भारत की जो मजबूत कड़ी है, हमारी हमारी कल्चर है, जी। वो ऐसी है कि हमारे यहाँ अ, इस तरह का विद्रोह हुँ, मुझे नहीं लगता कि होगा। हुँ, प्रयास किए जाएंगे क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की जी, कड़ी है। जी, और जी, कुछ लोग हैं जो भारत में भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा पैदा करने करना। का प्रयास कर रहे हैं। जी, उससे हमको सावधान रहना होगा, हमारे युवाओं को समझाना होगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है। अगर हमें विरोध करना है तो हम गांधी के रास्ते से भी विरोध कर सकते हैं। गांधी जी ने भी बिना बिना हिंसा के आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम युवाओं को सही दिशा दें। और मेरा सबसे बड़ा सरकार से एक आग्रह है कि युवा पीढ़ी को रोजगार में लगाए। जैसे हमारे युवा विदेशों में जाते हैं, जी, आज अमेरिका के आईटी कंपनियों के जो टॉप सीईओ हैं वो भारत के हैं, जी, अच्छे अच्छे पदों पर भारत है। हम उनका भारत में क्यों नहीं उपयोग करें? वैसी फैसिलिटी, वैसा रिसर्च, वैसे वैसी टेक्नोलॉजी विदेश से बुला करके हम अपना रिसर्च करके पैदा करें कि वो भारत से बाहर ना जाए। उससे भारत का भी फायदा, हमारी युवा पीढ़ी का जो बाहर जाने का सिलसिला चल रहा है उसको भी
हम रोक पाएंगे और भारत की समृद्धि में उनका भी योगदान महत्वपूर्ण होगा। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। युवाओं को अगर आप रोजगार देंगे, रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 65-70% लोग गाँव में बसते हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, खेती में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, किस तरह से जैविक खेती का उपयोग करें, किस तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करें, किस तरह से जल संवर्धन करें, किस तरह से मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें, और भी कई ऐसे उद्योग हैं जो स्वरोजगार की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकती है। सरकार को योजनाबद्ध तरीके से भारत में जो हम चाइना से माल लाते हैं, हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, राखी सब चाइना से मिलती है, तो भारत में हम क्यों नहीं बना सकते हैं? उससे रोजगार मिलेगा और हम दूसरे दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो कम होगी। अमेरिका ने जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमने कुछ कोशिश की और हम उसमें सफल रहे कि कुछ कुछ चीजें हमारे हल हो रही हैं। भले ही 100% नहीं हुई है, पर कुछ कुछ हो रही है। तो इस दिशा में सरकार को आगे आना होगा। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि भारत में भी थोड़ा सा भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा हो गया है कि बहुत ऊपर से नीचे तक बहुत परेशानियां हो रही हैं। मुझे बड़ा दुख भी होता है कि कहीं भी आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए तो बिना किसी उसके आपका काम नहीं होगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और युवाओं को रोजगार और शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। शिक्षा नीति जो आई है, शिक्षा नीति ठीक है, परंतु शिक्षा में रोजगार कैसे पैदा करें, कैसे वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार को का पेट भर सके, ऐसी परिस्थितियां पैदा होगी। क्योंकि बेरोजगारी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल। तो युवाओं को अगर काम मिलेगा तो वो इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के विद्रोहों में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर एक बस लास्ट आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा अनुभव आपका किसी मीडिया संस्था का वाइस चांसलर होना, तो आपके मीडिया शिक्षकों से भी बड़ा वास्ता रहा होगा, प्लस जो मीडिया के छात्र हैं उनसे भी। तो उन दोनों के लिए और मीडिया संस्थाओं को हमारे देश, और देश ही नहीं पूरे विश्व में शांति कायम करने में क्या योगदान दे सकता है कोई भी मीडिया संस्थान, मीडिया शिक्षक या मीडिया स्टूडेंट? देखिए, ऐसा है जैसे हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ आते हैं, जी। एक अच्छे भाव लेकर के जाते हैं। अब कुछ भी कहिए, जो भी पत्रकार आता है पहली बार आया है तो कुछ अच्छी सोच लेकर के जाता है। उसके मन में यहाँ से तो ये भाव पैदा होगा कि मैं अपने अखबार में, अपने टीवी चैनल में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ कुछ अच्छा करूँगा। इसी तरह से जो देश के विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पत्रकारिता विभाग है, जहाँ पत्रकारिता के शिक्षक और छात्र हैं, वहाँ पर भी इस तरह की मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिए पाठ्यक्रम बना करके उनको मूल्यों की जानकारी दी जाए। देश राष्ट्र निर्माण के बारे में बताया जाए, ये हमारा देश है, ये हमारा समाज है, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। हम मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जो राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, समाज विरोधी हो। तो उस पर अगर मीडिया शिक्षक अपनी क्लास के साथ में 5 से 10 मिनट अगर मूल्यों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों पर उसका असर, उसका प्रभाव होगा। और वो देखने को जब वो फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, तो उसका असर आपको सामने नजर आएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया, और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका जो है इसी तरह से विचार जो है वो लगता है जन समूह में भी और मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया शिक्षकों, मीडिया स्टूडेंट्स के लिए आपका और अपने देश के लिए आपने जो भी बातें हमसे साझा करी, जरूर वो लाभकारी साबित होंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और मैं आपसे प्रश्न ये भी करना चाहता हूँ कि आप काफ़ी देश विदेशों में आप बतौर वक्ता जाते रहे होंगे। जो ब्रह्म कुमारी इस तरह से मीडिया विषय को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कोई ऐसी संस्था आपके संज्ञान में है जो कि हिंदुस्तान में या विदेश में कोई ऐसी संस्था इस विषय को लेकर इतना गंभीर रूप से चर्चाएं या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस करती हो? ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मैंने तो कहीं ऐसी संस्था नहीं देखी जो मीडिया के
लोगों को, मीडिया कर्मियों को, मीडिया प्रोफेशनल्स को बुला करके और उन्हीं से यहाँ इस तरह की चर्चाएं, चिंतन मंथन करवाती है। और निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी जी जो कार्य कर रही है, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ आते हैं, कुछ अच्छा सोच लेकर के, क्रोध त्याग करके, शांति लेकर के, अच्छे विचार लेकर के अपने संस्थान में जाते हैं और उनमें एक परिवर्तन की जो दिशा तय होती है, उसके कारण से निश्चित रूप से पत्रकारिता उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही है। और इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य क्षेत्र के जो लोग, न्यायाधीश, प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को बुला करके भी यहाँ उनको अपने क्षेत्र में कैसे मूल्य स्थापित हो, किस तरह से अच्छे कार्य किए जाएं, ये पुनीत कार्य जो ब्रह्मा कुमारीज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही जिसकी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तारीफ ही नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक कार्य है जो देश को, देश के विकास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।